देखिए हमारे सारे साथी जो हमारे साथ क्लास में रहे हैं, उम्मीद है कि आपने चीज़ें सीखी होंगी, पढ़ी होंगी। थोड़ा सा हम टेस्ट लेंगे आज और देखने की कोशिश करेंगे कि कितनी हमारी आज तक समझ रही है, ठीक है। और कोशिश करें, जो लोग लगातार जुड़े हैं वो कोशिश करें आंसर देने की। ना हो पाए कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्यों परेशानी वाली बात नहीं है? क्योंकि हम सीखने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। अगर हमें नहीं समझ आ रहा है, कोई चीज़ छूट रही है हमारी, तो हम उस पर बातचीत कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए जो है हमने ये क्लास भी शुरू की हैं। क्या कारण है हमारा क्लास शुरू करने का? यही कारण है कि जो हमारे अंदर जो भी चीज़ों की कमियां चल रही है हिंदी साहित्य को लेकर, उनकी हम थोड़ी सी समझ बेहतर कर सकें, है ना। सारी चीज़ें हमें आ जाएं एग्ज़ाम के हिसाब से भी और साहित्यिक समझ के हिसाब से भी, ठीक है। तो उसी दृष्टिकोण से हमने ये कुछ रखा है, ठीक है। देखिए साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा रही, जो हम जो बातचीत कर रहे थे, उसी से संबंधित इसमें प्रश्न है, ठीक है। जो हमने अब तक साहित्य इतिहास लेखन पढ़ा है उसी से संबंधित प्रश्न है, अलग से नहीं है इसमें कुछ भी, ठीक है। तो आपको परेशान और घबराने की ज़रूरत नहीं है। और कोशिश करें कि हम इसको कितना हल कर सकते हैं ना। तो जैसे पहला प्रश्न है ये 84 वैष्णवन की वार्ता, ठीक है। ये रचना है, ये रचना जो है किसकी रचना है, ठीक है। मैंने इन रचनाओं के बारे में, और ये कौन सी रचना है जो हम बात कर रहे थे कि हिंदी साहित्य इतिहास के जो आरंभिक स्रोत हैं ना, उन ग्रंथों के तौर पर हम थोड़ा देख रहे थे इनको। तो ये कौन सी, उसी रचना के संदर्भ में हमने बातचीत करी थी, है ना, जब हम पहले क्लास ले रहे थे कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के जो स्रोत ग्रंथ हम इनको कह सकते हैं, वहाँ जो बातचीत हमने की थी, ठीक है। ठीक है, पहले प्रश्न का जवाब दें हमारे सब साथी, देने की कोशिश करें। आंसर में लिख के दे सकते हैं। आंसर अब मुझे दिखेगा कैसे अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूंगा? तो आंसर तो यहाँ दिखेगा मुझे, है ना। कमेंट अगर करेंगे तो आप, चलिए कोई नहीं, आप बोल के भी, या आप अपनी कॉपी भी निकाल सकते हैं। आप वहाँ पे भी देख सकते हैं कि हम जो आप आंसर कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो 84 वैष्णवों की वार्ता किसकी रचना है? ये गोस्वामी तुलसीदास की है, नंददास की है, नाभादास की है, या गोस्वामी गोकुलनाथ की है? किसकी रचना है? 2005 के नेट के एग्ज़ाम में आया है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो बताएं हमारे साथ। जी गोकुलनाथ जी, हाँ गोस्वामी गोकुलनाथ, बिल्कुल सही। ये जो रचनाएं हैं हमारी गोस्वामी गोकुलनाथ की है, ठीक है। क्या खास है इस रचना के बारे में जो हम पहले बातचीत करें हैं, उसी के आधार पर अगर थोड़ा सा हम इसको समझने की कोशिश करें। खास बात क्या थी? देखिए आपके जो गोकुलनाथ हैं, ठीक है, दो रचनाएं थी इनकी, बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं जो थी। एक तो थी 84 वैष्णवन की वार्ता, ठीक है। ये रचना थी 84 वैष्णवन की वार्ता। और एक इसी नाम से, क्योंकि ये 84 आप संख्या के नाम से याद रख सकते हैं। और हम बात कर चुके हैं वैष्णवन कौन को कहते हैं, जो भगवान विष्णु की पूजा करने वाले लोग थे, भगवान विष्णु को मानने वाले। और विष्णु कौन है? राम, भगवान कृष्ण, ये सब कौन है? ये भगवान विष्णु के अवतार हैं। ये वाली बातचीत हम पहले भी बहुत विस्तार से समझ चुके हैं। तो 84 वैष्णवन की वार्ता, वार्ता का मतलब ही क्या है कि उनके बारे में, उनके जो जीवन परिचय है उनके बारे में जानकारी देना, ठीक है। तो ये ऐसे 84 आप इनको भक्त कह सकते हैं, वैष्णव भक्त कह सकते हैं, जो भगवान राम और कृष्ण की आराधना या पूजा करने वाले लोग हैं। और ये किस दौर की रचना रहेगी? फिर किस दौर के, यानी भक्ति काल के कुछ कवियों के बारे में बातचीत करेगी, ठीक है। दूसरी रचना एक और थी 252 वैष्णवन की वार्ता, ठीक है। एक ही रचना थी
200 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ की तो बहुत महत्वपूर्ण रचना है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बात आपको ये प्रश्न में भी रखा है। क्या खास बात थी जब हम पिछली क्लासों में देख रहे थे इनके बारे में, कि ये जो रचनाएं हैं ना दोनों किस भाषा में है, ये ब्रज भाषा में है, ठीक है। और ब्रज भाषा कहाँ की भाषा है, तो जहाँ मैं रहता हूँ यानी जो अलीगढ़ है, मथुरा है, ठीक है, ये जो इलाका है अलीगढ़, मथुरा है ना, आगरा है ना, ताजमहल वाला आगरा, अगर उससे थोड़ा याद ना आ रहा हो, तो ये इसके क्षेत्र के आसपास की जो भाषा है वो आपको ब्रज भाषा कही जाती है, ये यहाँ पे बोली जाने वाली बोली है, ठीक है। तो ये रचना जो है ब्रज भाषा में है, यानी हिंदी की जो आरंभिक बोलियाँ थी उस दौर में ये भक्ति काल में है। और ब्रज भाषा कौन सी शाखा में ज़्यादा दिखाई देगी, तो ये आपको संतों में नहीं दिखाई देगी, ठीक है, सूफियों में भी नहीं दिखाई देगी। सूफियों में कौन सी दिखाई देगी, सूफियों में आपको अवधि का प्रभाव दिखाई देगा, ठीक है। संतों के यहाँ तो एक प्रकार से खड़ी बोली या पंचमेल खिचड़ी है ना, या सदुक्कड़ी भाषा, उस तरह की कई सारी भाषाओं का मिक्सर उस रूप में दिखाई देगा। सूफियों में अक्सर आपको अवधि भाषा दिखाई देगी। और जो कृष्ण काव्य है, और कृष्ण काव्य कौन, जिसमें आपके सूरदास जी आते हैं ना, तो सूरदास वाली जो परंपरा है वहाँ पर आपको ब्रज भाषा दिखाई देगी। और तुलसी वाली जो परंपरा है, तुलसी वाली शाखा कौन सी, राम काव्य, ठीक है। तो राम काव्य में आपको कौन सी भाषा दिखाई देगी, ये अवधि भाषा दिखाई देगी, ठीक है। तो ये वही ब्रज भाषा है। और इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि 84 वैष्णवों की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता, ये जो रचनाएं हैं, ये उस समय जो महाप्रभु वल्लभाचार्य थे, वल्लभाचार्य, ठीक है, तो वल्लभाचार्य जो हैं वो जो, और ये पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे, पुष्टि मार्ग चलाया था, सूरदास भी पुष्टि मार्ग का ही, पुष्टि मार्ग के कवि हैं सूरदास, ठीक है। और पुष्टि मार्ग का मतलब क्या है, जो कृष्ण परंपरा में दीक्षित होने वाले लोग, एक पुष्टि मार्ग विशेष मार्ग था जो वल्लभाचार्य के द्वारा चलाया गया था, तो उसी मार्ग की बात है। यानी इसमें महाप्रभु वल्लभाचार्य के जो पुष्टि मार्ग है उसमें दीक्षित जितने भी वैष्णव भक्त हैं, है ना, उनकी शिष्यों के जीवन चरित्र या कथाएं आपको इन रचनाओं में मिलेंगी, ठीक है। ये हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं। और यही वो रचना है जो उसमें 200 वैष्णवों की वार्ता कौन मिलेगा आपको, अष्टछाप के कवि। कौन है अष्टछाप, तो अष्टछाप के कवि वही हैं जिसमें 8 कवि आते हैं, क्योंकि अष्ट से नाम ही पता है, अष्ट मतलब 8, तो 8 कवि जो पुष्टि मार्ग वाले हैं, यानी तो 4 शिष्य तो इसमें वल्लभाचार्य के हैं अष्टछाप में, और 4 इनके पुत्र जो हैं विट्ठलनाथ, है ना, तो विट्ठल के 4 जो हैं विट्ठलनाथ के शिष्य हैं और 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। तो ऐसे करके 8 शिष्य आपको मिलेंगे अष्टछाप। और अष्टछाप किस में मिलेंगे आपको, कृष्ण काव्य में, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अष्टछाप आपको कृष्ण काव्य में मिलेंगे, ठीक है। कृष्ण काव्य वाले लोग हैं ये, जो भगवान कृष्ण की पूजा करने वाले लोग थे, मानने वाले लोग थे, वहीं पे आपको अष्टछाप के 8 कवियों के नाम इसी परंपरा से जुड़े हुए मिलेंगे, जैसे सूरदास, नंददास, है ना, गोविंद स्वामी, छी स्वामी, परमानंद दास, कृष्णनदास, ठीक है। वो जो 8 कवि हैं वो अष्टछाप के आपकी किस रचना में हैं, वो इसी 252 वैष्णव की वार्ता जो रचना है इसी रचना के अंतर्गत मिलेंगे, ठीक है। अब तुलसीदास के बारे में आप जानते ही हैं, ठीक है। तुलसीदास कौन से, जिन्होंने रामचरितमानस की स्थापना की, रचना की है। नाभादास कौन है, नाभादास के बारे में भी हमने पढ़ा था, भक्तमाल की रचना की है इन्होंने। नाभादास, ठीक है, किसकी रचना की थी, भक्तमाल। ये भी रचना बहुत महत्वपूर्ण थी। कब की रचना थी, उसमें मैं बता चुका हूँ, 1585 ईस्वी की रचना, ठीक है, भक्तमाल नाभादास की। और हमारे तुलसीदास कौन हुए, तुलसीदास आपके रामचरित मानस की जिन्होंने रचना की थी, और ये गोस्वामी तुलसीदास है, ठीक है। तो ये आपके पहला प्रश्न, ठीक है। तो ये आया है एग्ज़ाम में, पूछा गया है, यहीं से आया है कि 84 वैष्णवों की वार्ता। सीधा सीधा प्रश्न है कि बताइए ये जो रचना है 84 वैष्णवों की वार्ता किसकी रचना है ना, इस बारे में बातचीत आपको मिलेगी, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए,
दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। क्या मतलब हुआ कि जो कौन सी रचना किस समय में लिखी गई, यानी जो समय है उनका, है ना, किस सन में पहली रचना आई है, उसी क्रम से बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना है एक काल क्रम के अनुसार। ठीक है। अब ये साहित्यकार हैं, ये साहित्यकार लेखक हैं, ठीक है, उनकी रचनाओं के नाम नहीं है लेकिन ये रचनाकार हैं। तो बताइए, हजारी प्रसाद द्विवेदी पहले रचनाकार, पहले इतिहासकार। दूसरे हैं आपके मिश्र बंधु मिश्र बंधु। तीसरे हैं आपके रामचंद्र शुक्ल। और चौथे हैं आपके डॉक्टर राम कुमार वर्मा। कोशिश कीजिए कि कौन सा पहले आएगा, इनमें सबसे पहले कौन होगा। आंसर डी सर। आंसर कौन सा आंसर होगा, ए बी सी सर डी? मेरा डी, डी डी। अच्छा, डी। बताइए सर आप। लेकिन हम कंफर्म नहीं है सर इसको, बस ऐसे ही अनुमान लगा रहे। आप बताएं, और कोई साथी, क्या होना चाहिए इसमें। देखो आंसर तो यही है, डी, है ना। सारा का आंसर तो ठीक है एकदम, लेकिन आंसर सारा ने क्या है, कंफ्यूज उससे लगाया है, एक्चुअली अनुमान सर से। ये मिश्र बंधु से देख कर ना सर हम थोड़ा सा आइडिया लगाया था, लेकिन सर कंफर्म होके तो नहीं बोला है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। आप इतना भी आइडिया किया है तो कोई बुरा नहीं है, और हम जैसा जानते ही हैं सब। मिश्र बंधु कौन थे, ये तीन भाई थे, है ना। और तीन भाइयों में कौन कौन नाम आते हैं, श्याम, बिहारी, मिश्र। दूसरे हैं आपके सुखदेव, बिहारी, मिश्र। और तीसरे थे आपके गणेश, बिहारी, मिश्र। ठीक है, ये तीन भाई थे, इन्हीं को मिश्र बंधु कहा जाता है, और इन्हीं की रचना लिखी थी इन तीनों ने मिलकर, मिश्र बंधु विनोद। क्या नाम था उस इतिहास का, मिश्र बंधु विनोद। ठीक है, इस रचना का नाम था। कब की रचना थी, हम पहले उस पर खूब अच्छा सा हमने डिस्कशन किया था, विचार भी किया था इस बात का कि ये 1913 ईस्वी में पहली बार प्रकाशित हुई थी, और 1913 में इसके लगभग 3 भाग आए थे, और फिर चौथा भाग जो 1934 में। तो सन आपको यही रखनी थी याद, 1913। ठीक है, ये रचना कब आई थी, 1913 में आई थी। ठीक है, 1913 की रचना है ये। इसके अतिरिक्त जो दूसरे हमारे दूसरे लेखक थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में, इतिहास के बारे में भी हमने बातचीत की थी, और आप जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास किस रूप में हमारे सामने आया था, कि जब जो काशी नागरी प्रचाणी सभा है वो शब्द सागर, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में एक डिक्शनरी, एक कह सकते हैं शब्दकोश निकाल रही थी हिंदी का। हिंदी का शब्दकोश निकाल रही थी एक कौन, काशी हाँ, काशी बारे में नागरी प्रचारणी, सॉरी, नागरी प्रचारणी सभा काशी। ठीक है, नागरी प्रचारणी सभा काशी, ये जो पत्रिका थी, मैगजीन निकलती थी, ये क्या कर रही थी, हिंदी का एक शब्दकोश निकाल रही थी, और उस शब्दकोश को हिंदी शब्द सागर जो नाम दिया था कि हिंदी शब्द सागर, उसी की भूमिका में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था अपना इतिहास। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास जो वो लिख रहे थे, उसी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के
हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, ये जो रचना थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, कब की थी? ये आपकी 1929 ईस्वी की रचना। ठीक है, इस वक्त ये आपके सामने आई है। ठीक है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इतिहास था, बहुत महत्वपूर्ण इतिहास है। मैं बार बार बात कर चुका हूँ कि अगर आपको हिंदी में अपनी थोड़ी सी चीज़ों को ठीक करना है, हिंदी की समझ अच्छी करनी है, तो आपको इस इतिहास को पढ़ना ही होगा। बहुत महत्वपूर्ण इतिहास है, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। काम चलने का मतलब यह है कि आप हिंदी सीख तो जाएंगे लेकिन बहुत सारी चीज़ों को मिस कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा हमने बात करी थी, अब देखिए, तो ये हो गया आपका 1913, 1929 और रामकुमार वर्मा, इनका कौन सा इतिहास था? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ठीक है, ये रचना किसकी थी? ये थी आपकी डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। कब की रचना है इसके बारे में? तो ये आपकी बनेगी 1938 में। तो मिश्र बंधु विनोद हो गया 1913 का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया 1929 का, और आपका वर्मा जी, डॉक्टर वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये पुस्तक थी उनकी, ये आपके 1938 की हो जाएगी। ठीक है, कौन थे डॉक्टर रामकुमार वर्मा? हम पहले ही बात कर चुके हैं, ये छायावादी कवि हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखने की कोशिश की है। हम ये भी बात कर चुके हैं, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कब से कब तक का था? तो इसमें 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक का ही समय समाहित किया गया। बस इसके दो ही भाग, मतलब एक प्रकार से चाहें तो ये आधा इतिहास है, इसमें दो ही काल आपको मिलेंगे, आदिकाल और भक्ति काल। ठीक है, यहीं तक की जो है इसमें सामग्री है। आदि भक्ति काल के बाद ये नहीं लिखा गया, अधूरा इतिहास ग्रंथ है। ठीक है, तो ये आपके डॉक्टर रामकुमार वर्मा। और हमारे तीसरे इसमें इतिहासकार कौन है? तो वो हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, द्विवेदी उनको कहा जाता है, ब्राह्मण होते हैं जिनको दो वेदों की जानकारी होती थी, दो वेदों को जो अच्छे से समझते थे उनको द्विवेदी, जो तीन वेदों को जानने वाले त्रिवेदी, चारों वेदों को जानने वाले चतुर्वेदी। ठीक है, ब्राह्मणों की एक जाति होती है। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो अगर इनका पहला ही ग्रंथ अगर हम देखें तो कौन सी रचना थी इनकी? हिंदी साहित्य की भूमिका। ठीक है, ये इनका पहला ग्रंथ था, कब का था? 40 है ना, 1940 ईस्वी की रचना है ये, हिंदी साहित्य की भूमिका। ठीक है, दूसरा हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 1952 का, और हिंदी साहित्य का आदिकाल, जो जिनके नाम पे एक पूरा आदिकाल उस युग को, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहने की कोशिश की थी, उसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी में क्या कहा था? आदिकाल। हम इस पर भी बहुत विस्तार से बात कर चुके हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये 40 की रचना हो गई, तो ये तो आ गया मिश्र बंधुओं का समय 1913, ये हो गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का समय 1929, ये हो गया डॉक्टर रामकुमार वर्मा का 1938, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो गया 1940। तो इस प्रकार से आप देखें, आपको क्रम क्या होगा? क्रम वही होगा जो सारा ने कहा, लेकिन सारा ने सिर्फ इस बात से कहा कि उन्होंने मिश्र बंधुओं के बारे में ही ध्यान रखा, बाकी चीज़ें आगे पीछे हो गई, लेकिन फिर भी कम से कम उन्हें ये पता था कि मिश्र बंधु सबसे पहले हैं। और मिश्र बंधु सबसे पहले नहीं है वैसे, अगर देखा जाए तो सबसे पहले कौन से थे? गारसा दत्तासी थे, फिर शिव सिंह सरोज थे, फिर जॉर्ज ग्रियर्सन थे, फिर मिश्र बंधु थे, फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। इस पर भी हमने बहुत विस्तार से बातचीत की है पहले, है ना। तो आपका उत्तर क्या हो गया? आपका उत्तर होगा डी, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, देखिए तीसरा प्रश्न देखिए आप, मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? ये तो अभी हमने आपको बता ही दिया अभी अभी, सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र या गणेश बिहारी मिश्र। तो अभी बात करी कि मिश्र बंधुओं में तीन बंधु थे, यानी तीनों भाई थे, तो वो कौन कौन से हैं? सुखदेव बिहारी मिश्र हैं, श्याम बिहारी मिश्र हैं और गणेश बिहारी मिश्र हैं, यानी इसमें नहीं है। तो कौन नहीं है? आपके कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है। ठीक है, ये आंसर हो गया। चौथा प्रश्न देखो, गारसा दत्तासी ने इस्तवार दा लिटरेचर
हिंदू हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा था? बताइए हमारे साथी सब, ये तो पता होना चाहिए सबको, किस भाषा की सर रच फ्रांसीसी। हाँ, बाकी और साथी नहीं, ये भारती कहाँ है? सर हूँ मैं। हाँ, आप भी जवाब दो। जी। हाँ, तो गारसा दत्तासी ने इस्तवारदा लिटरेचर हिंदू हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा था? सारा ने जैसे बताइए फ्रांसीसी भाषा की रचना है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास है, बहुत विस्तार से हमने बात की थी। और क्या बात की थी कि इस्तवारदा लिटरेचर हिंदू हिंदुस्तानी, तो हमने बात करी थी हिंदू का मतलब क्या है कि हिंदुओं के द्वारा बोली जाने वाली उस समय की जो हिंदी थी उसका मतलब वो था। हिंदुस्तानी वो भाषा थी जो मुसलमानों के द्वारा हिंदुस्तानी बोली जा रही थी, उस तरीके की भाषा थी। तो अर्थ क्या हुआ था, हमने इस पर भी बात की थी कि हिंदुस्तानी और हिंदू साहित्य का इतिहास है ना। गारसा दत्तासी की रचना बहुत महत्वपूर्ण रचना है। कब आई थी ये? तो ये 1839 की रचना है, ठीक है। कब की है ये है आपकी 1839, यानी जब मिस्र बंधु विनोद पहली रचना आई थी तो वो 1913 में आई है, लेकिन ये तो 1857 की क्रांति से भी पहले की रचना है, यानी 1839 में ये रचना आपकी आ गई थी। हम बात कर चुके हैं हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का पहला प्रयास एक विदेशी विद्वान ने किया, है ना, फ्रांस के थे रहने वाले। हिंदी साहित्य का इतिहास पहला जो इतिहास है वो हिंदी में लिखा नहीं गया बल्कि फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया। हमने ये बात भी की थी कि ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था, ये आयरलैंड की जो द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी थी आयरलैंड में, वहाँ से प्रकाशित हुआ था। फिर हमने ये बात भी की थी कि इसका जो पद्धति है, इस वाले इतिहास में कौन सी पद्धति अपनाई गई थी, तो वर्णानुक्रम। और वर्णानुक्रम पद्धति का मतलब क्या होता है, वैसी पद्धति जिसमें कि डिक्शनरी की तरह, यानी वर्णों के आधार पर जिसका नाम पहले जिस अक्षर से वर्णमाला के अनुसार जो होगा उसी आधार पर उसको जो है स्थान में जगह दे दी जाएगी। और हमने ये भी बात की थी कि ये जो रचना है इस्तवारदा लिटरेचर हिंदू हिंदुस्तानी, इसमें पहला कवि जो है उन्होंने किसी अंगद नाम के व्यक्ति को माना था और अंतिम कवि कोई हेमंत पंत था, ठीक है। तो वो तो इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आपको नेट या JRF अगर आप दे रहे हैं तब आप ध्यान रखिएगा, वरना TGT PGT के लिए तो आप इतना ज़रूरत नहीं है। लेकिन नेट और JRF में से अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको फिर तो ज़रूर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। हमने ये भी बात की थी कि गारसा दत्तासी ने काल विभाजन किया था कि नहीं? बताइए, काल विभाजन किया था कि नहीं किया था गारसा? हाँ, काल विभाजन इन्होंने नहीं किया था। गारसा दत्तासी ने काल विभाजन नहीं किया था। कितने कवियों को स्थान दिया था इनमें? 738 कवि थे इनकी रचना में। और ये कहा जाता है कि इसमें कुल हिंदी के कितने थे, तो हमने बताया था ये 73 है, तो इससे एक कम कर लीजिए, यानी सिर्फ 72 कवि जो हैं इसमें हिंदी के थे, बाकी सब जो हैं उर्दू की भाषा के शरीक हो जाएंगे, ठीक है। और इसी रचना का गारसा दत्तासी की जो रचना उसका हिंदी में भी अनुवाद हुआ, वो कब हुआ? 1953 में, जब भारत आज़ाद हो गया। लिखा तो कब गया था? 1857 से भी पहले, यानी 1839 में लिखा गया है, लेकिन हिंदी में अनुवाद इसका 1953 में हुआ। किसने किया था? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था इस रचना का हिंदी में अनुवाद, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा और दोबारा से आपको रिवाइज हो गया होगा। देखिए 5वां प्रश्न एक और देखते हैं, क्या कहता है प्रश्न। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या होगा? वही बात है, फिर से वहाँ पहले इतिहासकार थे, अब यहाँ इतिहास ग्रंथों की बात है, ठीक है। तो कौन सा इतिहास ग्रंथ पहले आएगा, आप देखिए। रचना कौन कौन से हैं? एक तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पहला ग्रंथ तो आपका ये है। दूसरा है हिंदी साहित्य की भूमिका। तीसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास। और चौथा है मिस्र बंधु विनोद। बताएंगे सब साथी, बताएं इसमें कौन सा सही होना चाहिए? सर डी ही होगा क्या? हाँ, होना तो डी ही चाहिए। बताएं भारती, कौन सा होगा? कंफ्यूज हो? अभी तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए ना। अभी देखो फिर से हम एक बार और देखते हैं। बिल्कुल, सारा ने सही जवाब दिया है। कैसे है सारा, थोड़ा सा समझाएं इसमें कैसे हो गया, तुमने कुछ
क्या सोचा इसमें? यानी आपका जो है आपका आंसर हो गया। सर यहाँ में आंसर दी है ना, हाँ क्योंकि सर मिस्र बंधु जो है सबसे पहले जो काल क्रम का अनुसार जो लेखक था, तो उस पहले भी वही था ना सर। हाँ उसके बाद उसके बाद जो हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, सर बिल्कुल वही क्रम को मिला रहे हम। बिल्कुल बिल्कुल सही, एकदम सही। मिस्र बंधु विनोद पहली रचना कब की होगी? 1913 की। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 की। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 की। और हिंदी साहित्य की भूमिका हो गई आपकी 1940 की। ठीक है, बिल्कुल सही सारा ने किया है कि मिस्र बंधु विनोद वही रचना है ना, 1913 में आई थी। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है, 1938 की रचना है। और हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, और ये 1940 की रचना है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा डी। ये भी आपका दिसंबर 2012 नेट के में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब बताइए इसको। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? शिव सिंह सरोज कौन सी रचना है? ये दूसरी रचना है, याद करिए। गारसा दत्तासी के बाद की दूसरी रचना हिंदी शिव सिंह सरोज किसकी लिखी थी? शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखी गया था हिंदी साहित्य का इतिहास। शिव सिंह सरोज कब की रचना है? बताएं, कुछ सोच के कोशिश करें। कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन फिर भी कोशिश करें। सर 1870 नहीं, आपने तो सर 1875 बताया था। हाँ इसमें 1875 नहीं है, तो आसपास 1870 शायद हो सकता है। तुमने बिल्कुल सही कहा है, और उसमें ध्यान नहीं रखा होगा, लेकिन एक बात तो तुमने बिल्कुल सही पकड़ी कि हमने जब वहाँ बात करी थी वो 1875 की बात थी। ये भी कहा था कि 1875 में जब ये रचना पहली बार प्रकाशित हुई थी तो इसमें कुछ कमियां रह गई थी, है ना। और कमियों को पूरा करने के बाद दोबारा प्रकाशित हुई थी रचना। और दोबारा प्रकाशित कब हुई है? ये 1883 में हुई है। ठीक है, बिल्कुल सही याद रखा है। पहली रचना तो ये पहली बार तो प्रकाशित हुई थी 1875 में, लेकिन दोबारा जब ये इसमें कुछ कमियां रह गई थी, उन कमियों को दूर करने के बाद ये जो है रचना 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कहाँ से? नवल किशोर प्रेस, लखनऊ से। ठीक है, तो ये आपका सर 1883 को ना, हाँ सर वो लोग सिंह सरोज ही सर उसको करेक्शन करके फिर से पब्लिश किया था। जी जी। हाँ, इसको सर पता नहीं था एक्चुअली। चलो कोई नहीं, आप इसको थोड़ा सा रख लीजिएगा आगे, ऐसे ही चीज़ें थोड़ी हो जाती हैं, तो अब ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम करता। क्या? मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम करता। ठीक है, किसकी हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपर्युक्त नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? क्या मतलब है इसमें? क्या पूछा गया है? आपसे पूछा ये जा रहा है कि वो कौन सा इतिहासकार था जिसने काल विभाजन करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आप जानते हैं काल विभाजन कहाँ से शुरू होता है? जॉर्ज ग्रियर्सन से शुरू होता है काल विभाजन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन से शुरू होता है। दूसरा, यानी आपको एक तो याद रखना कि ये काल विभाजन से संबंधित प्रश्न है ना। दूसरा यह है कि कौन सा वो इतिहासकार है जिसने काल विभाजन करते हुए मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता इस नाम से काल विभाजन किया है। कौन है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, या गणपति चंद्र गुप्त। बहुत आसान है, बहुत आसान कर दिया है मैंने सवाल को। सर ए ना, जॉर्ज ग्रेशन ना सर, क्योंकि सर वो शायद जायसी की कविता ऐसे कुछ था क्या उसका हाँ नामकरण में। बिल्कुल सही आपने, जायसी की प्रेम कविता। ठीक है, ये नाम लिखवाया था हमने, जायसी की प्रेम कविता। तो मलिक मोहम्मद जायसी उनका पूरा नाम है। ठीक है हेलो सर। जी। हाँ सर हाँ बताइए। हाँ गुनगुन, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। मेरी आवाज़ आ रही है आपको?
हेलो, गुनगुन आपको मेरी आवाज़ आ रही है? चलिए कोई नहीं, वो दोबारा बात करेंगे तो शायद हो सकता है नेटवर्क इशू हो। ठीक है, तो मलिक मोहम्मद जायसी कि प्रेम करता है, यानी ये किसका नामकरण है? ये है आपका, बिल्कुल सही है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का। ठीक है, रचना कौन सी थी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ जो बंगाल था वहाँ से प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? तो वैसे तो ये 1888 888 ना, उसमें प्रकाशित हुई थी। बाद में कुछ और कमियां रह गई थी पुस्तक के रूप में, फिर आपको 1889 में। तो इसका समय आपको 1888 ही याद रखना है मेन। जैसे अभी 1883 मैंने जो 1875 बताया था, और बाद में वो करेक्शन होके आई थी। 1883 में कौन सा आया था? शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज आया था, और उसी के लगभग 5 साल बाद ये प्रकाशित हुई है 1888 में। कौन सी? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना। ठीक है, इसी में हमने बात करी थी कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, हाँ बताइए बताइए सारा। सर आप सुन पा रहे हैं? हाँ हम सुन रहे हैं, गुनगुन आवाज़ आ रही है हमें। हाँ जी सर, एक क्वेश्चन था मेरे दिमाग में। हाँ मैंने जो आपने शिव सिंह सेंगर के बारे में आपने अभी क्वेश्चंस दिया है ना, जी तो इसमें आपने बताया है 1875 को पहली बार इसका प्रकाशन हुआ है ना, जी। और दूसरी बार 1883 को। लेकिन सर मेरा नॉलेज पता नहीं, कई जगह में गलत हो सकते हैं, लेकिन 1878 को इसका प्रकाशन नहीं हुआ ना, मैं गलत हूँ? किसमें? 1878 शिव सिंह सेंगर ना, हाँ ये मेरा कुछ किताब है, मैं उसमें पढ़ी थी, शायद मैं गलती हुई है, लेकिन ये डेट मुझे याद है। हाँ, हो इसलिए सकता है, शायद हो सकता है किसी पुस्तक में, उसमें किसी बुक में नाम 1878 लिख दिया हो, लेकिन मैंने इस पर पूरा विस्तार से बताया था कि ये पहली बार जो रचना है ये आपकी 1875 में, ठीक है, आ गई थी। ठीक है, सॉरी, ना सर। हाँ ठीक है, 75 में है ना, अच्छा, तो ओके ओके। है ना, कहीं अगर आपको 78 भी मिल जाए लिखा हुआ तो उसमें इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। मुख्य रूप से जो डेट पूछी जाएगी वो आपकी 1883 वाली आएगी जहाँ तक है ना, क्योंकि इन दोनों में ही थोड़ी, अगर मान लो कि यहाँ पे कन्फ्यूजन है, क्योंकि कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि अब आप ये रचना देखिए है ना, अब इसको लगभग 100 साल से ऊपर हुए जा रहे हैं, 200 है ना, 150 साल के आसपास का समय हुआ जा रहा है, तो एक आध उसको लेकर हो सकता है ना, कोई इतनी बड़ी बात उतनी वो नहीं है। लेकिन ये निश्चित, अगर एग्ज़ाम में जब भी ज़्यादातर डेट आती है ये 1883 वाली ही डेट आती है, 78 75 में से बहुत कम आता है ना, इसीलिए कि कन्फ्यूजन होने की वजह से इसी डेट को 1883 वाली डेट को पूछता है वो, है ना। और ये कौन सी डेट है? ये जब करेक्शन होके आया था वो, ठीक है, तो पहले तो वो प्रकाशित हो चुका उस रूप से, लेकिन जब करेक्शन होके आया तो वो इस डेट में आया था, इस यानी इस सन को आया था 1883 में, संशोधित होके, है ना, बिल्कुल अपने सही रूप में दोबारा से। कुछ त्रुटियां कुछ कमियां रह गई थी इस ग्रंथ में, शिव सिंह सरोज में, तो ये दोबारा से 1883 में आया। कहाँ से आया? नवल किशोर प्रेस, ठीक है, कहाँ से थी? लखनऊ से, लखनऊ। लखनऊ से प्रकाशित थी, वहाँ से आया था। ठीक है, तो इसमें गुनगुन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, अगर आपको कहीं 78 मिल भी रहा है तो उससे इतना परेशान होने की जरूरत, हाँ ये वाली डेट आपको नहीं गड़बड़ होनी है ना, ये डेट को जरूर याद रखना, 1883 वाली ये मुख्य डेट है। ओके सर। हाँ कोई बात नहीं है, कहीं पुस्तक में अगर वो लिखा हुआ है 78 तो हो सकता है उसमें जिसने जिसको जिस तरीके की चीज़ नहीं हो तो 78 लिख दिया हो उन्होंने, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो बात हम कर रहे थे मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता, तो क्या मतलब था इसका? ये नामकरण है किसका? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का। हमने बात करी थी कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपना जो इतिहास है उसमें अध्याय कितने थे? 12 अध्याय थे, और काल विभाजन करने की जो कोशिश की है तो वो जो है आपका 11 ही काल विभाजन है। बात बार हमने बात की है कि चारण काल कहा है ना, 15वीं शताब्दी का पुनर्जागरण काल कहते हैं वो, है ना। जायसी की प्रेम कविता कहने की कोशिश करते हैं, उसके बाद ब्रज का कृष्ण काव्य कहते हैं, मुगल दरबार भी कहते हैं, ठीक है, ऐसे वो लगभग 11 नाम आपको सो जाएंगे। ठीक है, तुलसीदास, रीति काव्य, या रानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, या कंपनी के शासन में हिंदुस्तान,
इस तरीके के लगभग उन्होंने 11 युग किए हैं, और 12वां जो अध्याय है उसको कोई नाम नहीं दिया, उन्होंने विविध करके कर दिया, ठीक है, विविध, ठीक है, इस नाम से करने की इस नाम से विविध नाम से कहने की कोशिश उन्होंने की थी 12वें अध्याय। तो बाद में ये भी कहा है कि ये उनके हम ये भी कह रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि ये इनको आप युग ना कहें, 11 युग नहीं है, बल्कि आप ये माने कि पुस्तक के अध्याय हैं, ठीक है। तो उसी में आपको एक नाम मिलेगा, जायसिकी प्रेम कविता, ठीक है। ये प्रश्न इसीलिए रखा गया है कि यहाँ पर आपको ये याद रहे कि पहला नामकरण करने का जो प्रयास है वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा किया गया है, उससे पहले किसी ने भी काल विभाजन का प्रयास नहीं किया था, ठीक है। ये वाली बात आपको याद रखनी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इसका इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास की बात करेंगे तो आपको वो दोनों रचनाएं आप याद रख सकते हैं, तीनों चाहे तो तीनों ही रख सकते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 है ना, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952, वो हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। तो ये आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी की वो 3 रचनाएं, गणपति चंद्रगुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास की बात करते हुए आपको दिखाई देंगे, ठीक है। 8वां प्रश्न देखें, हिंदी में इतिहास लेखन की परंपरा में अपने इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस पद्धति का प्रयोग किया है? कौन सी पद्धति का प्रयोग किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में? बताएं हमारे सभी साथी। बताइए सारा, आवाज आ रही है? सर मैं सोच रही थी बाकी दोस्तों को बोलने तो शायद मैं कुछ ज्यादा अरे उन नहीं, लोगों को ऐसे कोई समय बात नहीं नहीं। दे रही हूँ। अब कोई भारती नहीं बात कर रहे, कोई भी साथी, और गुनगुन बताएं। सर भी विदेवादी पद्धति। हाँ, किसने जवाब दिया है? सारा नहीं दिया है क्या? सारा हाँ, क्या भारती तुम पूरी कंफ्यूज हो, कुछ भी नहीं याद कर रही हो? कहाँ आवाज आ रही है? हाँ, देखिए कोई बात नहीं है, कोई नहीं, हो जाता है। आप हम इसीलिए साथ पढ़ रहे हैं ताकि हमको जो चीज़ें भूल रहे हैं वो फिर से सही हो जाए, ठीक है। एग्ज़ाम में मौका नहीं मिलेगा अभी, तो यहाँ पे कितनी बार भी हम मौका बार बार बातचीत कर सकते हैं। हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में अपने इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस पद्धति का प्रयोग किया है, ठीक है। तो आंसर आपका है ये विधेयवादी पद्धति, ठीक है। तो विधेयवादी पद्धति की हमने बात करी थी, क्या थी आपको याद हो तो? विधेयवादी पद्धति के जनक कौन थे, किसने दी थी इस पद्धति को, यानी इसके प्रयोगकर्ता कौन थे इतिहास में, हिस्ट्री में? तो आप जानती हैं, एक विद्वान हुए, वो भी फ्रांस के थे, गार्सा दतासी की तरह। उनका नाम था तेन, ठीक है। तेन नाम के महोदय थे, ये विद्वान थे। इन्होंने जो है विधेयवादी पद्धति का शुरुआत की थी। और इस पद्धति में हमने 3 चीज़ों की बात करी थी, ठीक है। 3 शब्द जिसके बहुत महत्वपूर्ण थे, जाति, वातावरण और क्षण, ठीक है। ये 3 चीज़ों की हमने बात करी थी, यानी क्षण विशेष आप कह सकते हैं, या पर्टिकुलर समय, ठीक है। तो ये 3 शब्द के ही अंतर्गत चीज़ों को देखने की कोशिश की जाती है, ठीक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसीलिए अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जिस पद्धति का प्रयोग किया था वो विधेयवादी पद्धति थी, ठीक है। इसके अलावा जो वर्णानुक्रम पद्धति है, इसका मतलब क्या है कि वो पद्धति जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते वक्त में हम ये कोशिश करते हैं कि कौन सा कवि किस नाम से, मतलब जब अल्फ़ाबेट के हिसाब से यानी वर्णमाला के हिसाब से जैसे हम डिक्शनरी लिखते हैं, उस डिक्शनरी के अनुसार ही ना, जैसे आ शुरू हो रहा है, फिर बड़ा आ है, फिर ई है, अगर किसी का नाम आ से शुरू हो रहा है, जैसे हमने बात करी थी अंगद, ठीक है। तो अंगद पहला कवि है किसके यहाँ पे, तासी के यहाँ। क्यों है? क्योंकि उनका नाम आ से शुरू हो रहा है, ठीक है। और जबकि हो सकता है कि अगर कोई समकालीन या नई कविता का, या आप कह सकते हैं कि ये तो रचना गारसा दतासी ने 1839 में लिख दी है, तो हो सकता है कि कोई 1830 में कवि हुआ हो जिसका नाम हो कोई, बिल्कुल आप रख सकते हैं, जैसे आनंद ही कर लीजिए, चाहे अंगद ही कर, कुछ भी कर लीजिए ना, कोई भी ऐसा नाम जो आ से शुरू हो रहा है, वो अगर
1830 में उसका जन्म हुआ है, लेकिन वो क्या करेंगे, उसको पहले स्थान दे देंगे गारसा दत्तासी। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ पे वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो इस आधार पर, वर्णानुक्रम पद्धति के आधार पर उसको स्थान दिया गया है, यानी उनको कालक्रम के अनुसार स्थान नहीं दिया गया है ना। तो ये इस तरीके की पद्धति होती है। दूसरी कौन सी पद्धति है इसमें? वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति से कौन आपके हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया है? तो वो है आपके विद्वान गणपति चंद्र गुप्त। ये जो आपके विद्वान हैं गणपति चंद्र गुप्त, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर हिंदी साहित्य इतिहास लिखने की कोशिश की है। कालानुक्रम पद्धति में आप जानते हैं, कालानुक्रम पद्धति वे पद्धति है जो अपने सनम, जिसका जन्म जिस समय में हुआ है उसी के अनुसार जब इतिहास लेखन लिखने की कोशिश की जाती है। ठीक है, आइए अब हम 10वां प्रश्न देखते हैं कि हिंदी, देखिए, किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय एवं सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन, विश्लेषण आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये क्या प्रश्न पूछ रहा है। ये कह रहे हैं कि ये कथन जो है किस पद्धति के संदर्भ में लिया जाना चाहिए, इसमें कौन सी पद्धति की बात आपको दिखाई दे रही है कि किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं। अब ध्यान कीजिए, ये वाला शब्द कहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है ना। दूसरा, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण, ठीक है, याद करिए, और सामयिक परिस्थितियों, है ना, इनका अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। ये कथन किस पद्धति के अंतर्गत किया जाएगा? क्या उत्तर होना चाहिए? 3 शब्दों की बात करी थी कि आपको ध्यान रखना है, जातीय यानी जातीय परंपरा यानी जाति शब्द आ गया, सामाजिक वातावरण यानी वातावरण की बात हो रही है, और सामयिक परिस्थितियां यानी जो विशेष क्षण है, विशेष समय है, विशेष काल है, उससे संबंधित है। इन तीनों को केंद्र में रखकर जब हम अध्ययन करते हैं या विश्लेषण करते हैं, इतिहास लिखने का प्रयास करते हैं, वो कौन सी पद्धति कहलाती है? तो आपको आंसर देने की, शायद सबको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है आपकी विधेयवादी पद्धति है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है वो इसी पद्धति के आधार पर लिखा गया। और वो कहते भी हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है ना। वो अपने हिंदी साहित्य का इतिहास जब लिखेंगे ना, तो आप जब भूमिका पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे वो लिखा मिलेगा कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपराओं को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य कहलाता है। आप बिल्कुल जैसे ही भूमिका पढ़ेंगे तो आपको ये लाइन हूबहू आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये विधेयवादी पद्धति आपकी हो जाएगी। एक और प्रश्न देखिए, कितना टाइम हुआ है? 1 घंटा हो गया क्या? अभी है, थोड़ा सा और देख लेते हैं, बाकी जल्दी कर लेंगे। 700-800 वर्षों की संचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सरणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभूत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती हैं? सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी व्रत संग्रह को इतिहास नहीं माना जा सकता है ना। वो इतिहास, किसी व्रत संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। अब याद करिए, व्रत संग्रह लगातार कौन कहते हैं अपने से आने वाली पहली रचनाओं को? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था सबके लिए। तो ये बिल्कुल सेम वही बात है ना। वो अब से पहले के जो इतिहास उन्होंने लिखे थे उनके बारे में यही बात कर रहा हूँ। ये भी आपको हिंदी साहित्य की भूमिका जब वो लिख रहे हैं अपने ग्रंथ की, अपनी जो उनका जो पुस्तक है आप वो पढ़ेंगे तो शुरू में वो आपको यही बात करते दिखाई देंगे कि 700-800 वर्षों की जो संचित ज्ञान राशि है वो सामने थी हमारे पास, क्योंकि इतनी सारी खोजें हो चुकी थी, सारा मटेरियल हमारे सामने था, है ना। लेकिन कोई निर्दिष्ट एक दिशा में, एक निश्चित, है ना, सरणियों में, यानी उनकी कुछ इस तरीके का मतलब पैटर्न नहीं था, कुछ ऐसी श्रेणियां नहीं बांटी गई, कुछ ऐसे कह सकते हैं कि अध्ययन का तरीका नहीं ढूंढा गया कि जिनके अनुसार सारी सामग्री का क्या कर सकते हैं कि उस सारी सामग्री का सही से वर्गीकरण किया गया हो, है ना।
उसकी कैटेगरी सही से बांटी गई हो, ऐसा नहीं हुआ कि भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों को केवल क्या किया उन्होंने, भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम के से गुथी उपयुक्त ग्रंथमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचाएंगी। कि क्या किया है उन्होंने, जिसका जन्म हो गया उसके हिसाब से आपने वो सारी व्रतमालाएं रख दी उठा के, इनका कोई खास फर्क तो पड़ेगा ना, वो कहाँ तक इतिहास लिखने में सहायता देंगी। सारे रचना काल को केवल आदि मध्य पूर्व उत्तर, है ना। तो ये किस पे आक्षेप है पूरा देखेंगे तो मिश्र बंधुओं ने यही किया था ना, प्रारंभिक काल, मध्य काल, प्रौढ़ काल, ये काल वो काल पूरा देखते हैं ना हम, परिवर्तन काल, अलंकृत काल ना, समसामयिक, वर्तमान काल, तो उन्होंने यही आदि मध्य पूर्व उत्तर, यही इन चीजों की बात ज्यादा की है। तो आंख मूंद कर बांट देना और ये भी ना देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी व्रत संग्रह को इतिहास नहीं बनाता। ठीक है, तो इस प्रकार से देखेंगे तो ये किससे संबंधित है, उपयुक्त और जो बातें हैं किस आलोचक से संबंधित है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब मैं बता ही चुका हूँ कि यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही कथन है और अपने इतिहास में वो शुरू में ही बातचीत इस बारे में करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, एक और प्रश्न कि ब्रज का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण निम्न से किस साहित्यकार ने सुझाया है। तो कौन है ना, जायसी की प्रेम करता है, ये जो 11 नाम हमने बताए थे उसी में से ये नाम भी है। किसने लिखा है, तो ये आपके जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, ये देखिए, हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन है। किसने कहा था ये वाली बात कि विधेयवादी पद्धति के जो जनक हैं या आदम का मतलब हो गया सबसे पुराने प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत्तर ग्रियर्सन है। कौन वो विद्वान हैं जो विधेयवादी पद्धति इतिहास लेखन में शुक्ल को नहीं मानते विधेयवादी का, बल्कि वो कहते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन है। तो हमने बातचीत करी थी, ये आपके नलिन विलोचन शर्मा हैं और कैसे हैं कि जो इनका इतिहास था, साहित्य इतिहास का दर्शन है ना, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का जो दर्शन उन्होंने किया था, लिखने की कोशिश की है, उन्होंने बताया है कि इतिहास लिखने का किसका क्या क्या नजरिया रहा है, ये बातचीत करते हैं वो। तो उसी में ये बात कहते हैं नलिन विलोचन शर्मा की विधेयवादी इतिहास लिखने के पहले या आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं बल्कि ग्रियर्सन है। ठीक है, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है, बताएं हमारे साथी। अब तो बहुत आसान से प्रश्न है, जल्दी जल्दी इनके उत्तर देने होंगे। रीतिकाल को किसने अलंकृत काल कहा है, तो ये हैं आपके मिश्र बंधु। ठीक है, मिश्र बंधु ही अलंकृत काल कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 की हिंदी के किस इतिहासकार ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, बताओ कौन है वीरगाथा काल कहने वाले। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, प्रश्न 16 देखिए, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है, बताएं हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक लेखक के इतिहासकार कौन है। सर गणपति चंद्रगुप्त जी बिल्कुल। ठीक है, कब का रचना है ये, तो ये आपकी 1964 में आई थी। ठीक है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1964 में आई है। ये हैं आपके गणपति चंद्र गुप्त। ठीक है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कौन है, इसके लेखक कौन है। राम कुमार वर्मा। जी बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। कब की रचना है, 1938 की रचना। ठीक है, इसके साथ हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये बताइए ये पुस्तक किसकी है। 1986 में आई थी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त, मैनेजर पांडे। किसकी रचना है बताएं। अभी हमने बात भी की थी कि जब भी ये रचना दिखाई देगी आपको, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जब हम बात कर रहे थे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, उन्हीं की मान्यताओं को स्थापित करने का काम इन्होंने किया था। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये जो शुक्ल स्कूल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाली परंपरा है, उसी के इतिहासकार हैं ये। तो ये हैं आपके रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, बार बार एग्जामों में पूछी जाती है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986, किसको लेखक कौन है, तो ये हैं आपके रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, 19वां प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में आया, इसके लेखक कौन है बताइए। हिंदी डॉक्टर बच्चन सिंह। जी बिल्कुल सही बात है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 के हैं आपके डॉक्टर बच्चन सिंह।
लास्ट प्रश्न, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003। ये रचना मैंने आपको नहीं लिखवाई थी, ये रचना मैंने पेपर में डाली है। अगर कोई साथी इसको थोड़ा भी समझे या समझने की कोशिश कर रहा है तो इसका बता सकता है आंसर। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में आई थी ये पुस्तक। बहुत अच्छी पुस्तक है, बहुत अच्छा इतिहास है। कौन है इसके लेखक, कौन हो सकते हैं, थोड़ा सा सोच के बताएं, फिर इस पर थोड़ी सी बातचीत करूँगा मैं 1 मिनट की। सोच के बताएं कौन हो सकते हैं इसमें से। जरूरी नहीं आप सही हों, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। बताएं भारती, गुनगुन, आप बताएं। सर आइडिया नहीं। आप बताएं गुनगुन, कौन हो सकता है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। देखिए, ये जो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास है, ये एक स्त्री लेखिका के द्वारा लिखा गया है। तो देखिए, आप तो पहले मैनेजर पांडे। आधा इतिहास मतलब क्या है? इन्होंने ये कोशिश की है कि अब तक जो इतिहास लिखा गया वो आधा लिखा गया। क्यों आधा लिखा गया? कि उसमें स्त्रियों को उतना स्थान नहीं दिया गया जितना स्त्रियों को स्थान मिलना चाहिए था। तो इसीलिए वो कहती हैं कि वो जो छूट गई स्त्रियां, मैं उनका इतिहास लिख रही हूँ। तो ये इसीलिए इन्होंने कहा कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। आधी आबादी कहा जाता है ना, महिलाएं आधी आबादी हैं हमारे समाज की, तो उसी से संबंधित है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में आया है। कौन है इसकी लेखक? इसकी लेखक है सुमन राजे। बहुत महत्वपूर्ण इतिहास है, कभी टाइम मिले तो आप जरूर पढ़िएगा। एक और अगर इसी तरीके का 2012 में एक इतिहास आया था हिंदी साहित्य का, ओझल नारी इतिहास, है ना, जो नीरजा माधव ने लिखा है, वो भी बहुत बातचीत होती है। लेकिन आपको हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, और ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परंपरा को, मतलब उन पर प्रश्न उठाती हैं कि वो जो उन्होंने इतिहास लिखा है उसमें बहुत सारी खामियां हैं, कमियां हैं। ये भी उसी तरीके की बात करती हैं। और स्त्रियों को इन्होंने बहुत ढूंढ ढूंढ के, हिंदी साहित्य में कौन कौन स्त्रियां हुई हैं इसको ढूंढ ढूंढ के आपको, अगर आपका और ज़्यादा अच्छा पढ़ने का मन हो कि हिंदी में हमारी महिलाएं कितना उनका योगदान रहा है हिंदी साहित्य की परंपरा में, तो आपको ये इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। आज की बात इतनी ही, ठीक है। कुछ बाकी बात जो है कल हम फिर